बैठिए। मास्क हटा लीजिए आप। सुमन जी, जी सर। जब कोई आपसे ये पूछता है कैसे हो आप, क्या जवाब देते हैं आप? ठीक हूँ। बस इतना ही? अपने बारे में बताओ। मेरा नाम सुमन है, मैं भीलवाड़ा ज़िले की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं सेकेंडरी एचएम लोटियास बनेड़ा में पोस्टेड हूँ। आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है एमए में। इंटरेस्ट किसमें? इंटरेस्ट तो सर कोई भी, अध्यात्म में भी है इंटरेस्ट। अध्यात्म में? अच्छा, बहुत गहरी बात है ये तो। ऐसा क्यों है? सर ये आस्था का विषय भी रहा है मेरा कि भाई जब भी मैंने आगे बढ़ने की, कुछ भी करने की सोची है तो थोड़ा जुड़ाव है एक अदृश्य शक्ति से, तो मैं समझती हूँ कि उसी तरफ इंटरेस्ट है ज़्यादा। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अदृश्य शक्ति में विश्वास करते हैं। पॉलिटिक्स को साइंस भी कहा जाकर पॉलिटिकल साइंस बनता है, तो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे आप? सर सब्जेक्ट तो विषय है एमए का और ये अलग आस्था की चीज़ है। कांट पढ़ा है आपने? सर कांट पढ़ा तो था। क्या है अब मेन सब्जेक्ट, कुछ याद है आपको? कांट क्या कहना चाह रहे हैं? सर प्रॉपर याद नहीं कर पा रही हूँ। गांधी जी पढ़ा है? गांधी जी को पढ़ा है? पढ़ा था। क्या अध्यात्म में कहाँ पाते हैं गांधी जी को आप? गांधी जी, सॉरी सर थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश कीजिए आप। गांधी जी धर्म और राजनीति को अलग मानते थे। आपके आरएस के सिलेबस में गांधी जी हैं? हाँ सर। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में भी हैं? जी सर। तो गांधी जी तो ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं कि हर व्यक्ति जानना चाहता है, जानता भी है। अरविंद घोष भी पढ़ा होगा आपने? जी सर, सिलेबस में तो थे पर पूरी प्रॉपर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगी। क्यों बनना चाह रहे हैं आप आरएस? आप अच्छे खासे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेट हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग बहुत अच्छा विभाग है, जहां वो अपने घर को भी समय दे पाती है, अपने आप को भी समय दे पाती है। प्रशासन में रात दिन मेहनत करनी होती है, समय नहीं दे पाते हैं घर को, अपने आप को। फिर आप एक अच्छे विभाग को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं और जितनी सर्विस आपकी हो गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेंगे। जी सर। तो फिर क्यों आप ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहे हैं? सर मेरी इच्छा थी कि मैं आरएस बनूं शुरू से और आगे बढ़ना, अपने क्षेत्रों कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और जहाँ तक मेरे इस जीवन परिचय से आप समझ रहे होंगे, मैं मेहनती तो काफ़ी हूँ, तो मैं मेहनत से नहीं डरती सर। जितनी भी मेहनत होगी वो मैं कर सकती हूँ हर फील्ड में। नहीं, मेहनत का नहीं, बात मेहनत की नहीं है, बात को समझो आप। हाँ जी। मेहनत नहीं है, बात यह है कि कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट और रिश्तों के बीच जो एक प्रशासनिक रिश्ते होंगे और जो मजबूरियां होंगी और परिवार के जो रिश्ते होते हैं, उन दोनों के बीच तालमेल कैसे, वो सामंजस्य कैसे स्थापित करोगे आप? सर सामंजस्य तो इस जॉब में भी उसी तरह लेकर शुरू से मैनेज कर चलना होता है, उसी प्रकार में इस प्रशासनिक सेवाओं में भी मैनेज करके चलूँगी। कैसे? एक उदाहरण से समझाइए, कैसे मैनेज किया आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में? जैसे सर जॉब, जैसे 10 से सुबह 10 से 4 जॉब होती है या जिस भी टाइम जॉब होता है, तो उससे जल्दी उठकर पढ़ना और देन घर का पूरा वर्क करके स्कूल जाना आना। शुरू से जहाँ तक मैं वर्क भी कर रही हूँ, स्टडी भी कर रही हूँ, तो मैनेजमेंट हो ही जाता है सर। आप गवर्नमेंट टीचर हैं? जी सर, सेकेंडरी एचएम। अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर सब्जेक्ट अभी मुझे स्कूल का प्रशासन संभालना होता है, वैसे सोशल साइंस में वहाँ 10वीं क्लास को पढ़ाती हूँ। अच्छा,
तो आप भीलवाड़ा के रहने वाले प्रॉपर? जी सर, प्रॉपर भीलवाड़ा। तो एक तो मुझे भीलवाड़ा की ऐसी सामाजिक समस्या के बारे में बताइए जिसके कारण भीलवाड़ा टॉप पे आता है। अभी कुछ समय के लिए तो वो सेकंड भी हो गया था, लेकिन फिर भी टॉप पे है। पूरे भारत में उस समस्या पे चर्चा होती है तो भीलवाड़ा का नाम ऊपर आता है उसमें। सर अंधविश्वास और कुरीतियाँ। और बताइए। एजुकेशन में भी पीछे है भीलवाड़ा। और बताइए। और रिकॉल। अच्छा ठीक है, आप और पता करिएगा कि कौन सी समस्या है जिसके कारण भीलवाड़ा का नाम टॉप पे आता है ना। एक तो अब आजकल दौसा का आता है, फिर बीच में दौसा का चला कुछ साल, वापस से भीलवाड़ा टॉप पे आ गया। तो वो कौन सी समस्या है आप उसका पता करिएगा। दूसरा, आप अध्यापिका हैं और सरकारी अध्यापिका हैं, तो अध्यापिकाओं की स्थिति अध्यापकों से थोड़ी अलग होती है ना, और उनकी चुनौतियाँ भी बहुत अलग होती हैं। उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जॉब में भी, घर पे भी और बाहर समाज में भी, तीन जगह जो उनकी स्थितियां हैं अध्यापिकाओं की, उसको लेके कुछ काम अलग अलग योजनाओं के तहत किए गए। तो आप मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। एक तो ये है कि अध्यापकों के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं, और दूसरा ये है कि इसके लिए किस तरह के संगठित प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। सर अध्यापिकाओं के सामने तो ऐसी कोई घरेलू समस्या होती होगी, और जॉब से रिलेटेड तो कोई समस्या होती नहीं। और आप कितने साल से टीचर हैं? जी सर, मैं 2012 से गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, तो आप घर का काम, आपके यहाँ सर्वेंट हैं काम करने वाले? नहीं सर, खाना मैं बनाती हूँ, बाकी अदर के लिए है। अच्छा, तो एक आपका स्कूल आपके खुद के नेटिव प्लेस पे ही है या दूर है? सर अभी 40 किलोमीटर दूर है, पहले नेटिव था। तो आपके जॉब करने को लेके आपके घर में किसी तरह के समायोजन को और फिर काम के दोहरेपन को या काम के बोझ को लेके किसी तरह की कोई चैलेंजेस नहीं है? सर चैलेंजेस नहीं है कोई। अच्छा, आप बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से सरकारी अध्यापिकाओं के लिए एक पूरा एक मंच गठित किया गया है, आपको ध्यान होगा, क्या नाम है उसका? मीना राजू मंच। हाँ, मीना राजू मंच। और एक और मीना मंच, एक अध्यापिका मंच भी है। अध्यापिका मंच भी है सर। हाँ। तो अध्यापिका मंच सरकारी स्कूल्स में ही है, सभी स्कूल में गठित है, और वो इसी तरह के चैलेंजेस पे काम करता है। तो आपको कभी मौका मिला है अध्यापिका मंच की बैठक में भाग लेने का या जुड़ने का? नो सर। अच्छा ठीक है। भीलवाड़ा की कोई और समस्याएं बताएंगे आप जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है? अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हो तो आप कौन से मुद्दे पे काम करना चाहोगे? महिलाओं का मुद्दा मत बताना, उसके अलावा कोई और ऐसा मुद्दा बताइए जो भीलवाड़ा में बहुत मतलब ज्वलंत मुद्दा है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर प्रदूषण की समस्या भीलवाड़ा में बहुत है। किसके कारण है प्रदूषण? वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से हर प्रकार का प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। राइट, तो इस पर क्या काम किया जा सकता है? सर इस पे व्यवसायियों को एयर पोल्यूशन के लिए कुछ चमनियाँ ऊपर लगा के, या फिर रिसाइकल पानी जो ये छोड़ते हैं नदियों में, उसके लिए रिड्यूस रिसाइकल वाला सिस्टम करना चाहिए कि वो जो गंदा प्रोसेस का पानी है वो नदियों में डायरेक्ट ना छोड़े, उसको वापस रिड्यूस रिसाइकल करके काम में ले हुए। ऐसे कुछ उपाय हैं जो करने चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो सके। अच्छा, आपने अध्यापिका का पेशा क्यों चुना? सर मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि नौकरी करना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने सबसे पहले एसटीसी और बीएड करके टीचिंग लाइन में जाना की सोची। तो आपको पढ़ाने में रुचि है या नहीं है? सर पढ़ाना तो अच्छा लगता है। मेरी प्लेटफॉर्म लेना और नौकरी करना अलग बात है, और एक पढ़ाने में रुचि होना बहुत अलग बात है ना। तो पढ़ाने में रुचि है आपको, बच्चों को पढ़ाने में? हाँ रुचि तो होती है सर, जॉब है तो। नहीं, एक तो नौकरी एक जॉब वाली बात है और एक रुचि की बात है। चलिए अच्छा है, ठीक है। आप भीलवाड़ा से हैं? जी मैम। भीलवाड़ा क्या है, क्या भील रहते हैं वहाँ इसलिए भीलवाड़ा नाम है? जी मैम, वहाँ एक बिलाड़ी टकसाल थी, इस वजह से भी नाम पड़ा, और भीलों की बस्ती थी, इस वजह से भी भीलवाड़ा को भीलवाड़ा कहा जाता है। आपकी एजुकेशन भीलवाड़ा की है? जी मैम। मैंने एमडीएस से प्राइवेट पढ़ाई करी। अच्छा, तो भीलवाड़ा में कॉलेज है? हाँ कॉलेज गर्ल्स है। कॉलेज है? हाँ गर्ल्स क्या कॉलेज। नाम है कॉलेज का? सेठ मुरलीधर मानसिंगा कन्या महाविद्यालय। अच्छा, अभी जैसे
सिलेबस चेंज हो गया, पहले तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स चलती थी, इस बार एनसीईआरटी की बुक्स हो रही है, तो ऐसा क्यों किया गया? आपको क्या अंतर लगता है दोनों बुक्स में, और क्या अगर ये एनसीईआरटी लगा है तो सही है? जी मैम, मुझे सही लगता है क्योंकि उन बुक्स में कंटिन्यूटी नहीं थी। जो लेसन 6 में है उसकी 7th में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी एनसीईआरटी में जो लेसन 6 में जहाँ छूट रहे हैं वो आगे कंटिन्यूटी से 7th में, 8th में, 9th में है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि भाई ये कोर्स एनसीईआरटी कर दिए गए हैं। और क्या रीज़न है आपको दोनों बुक्स में और क्या चेंजेस लगते हैं? यही चेंज लगे और इसी साल किया है तो और पढ़कर देखा। अच्छा, नहीं क्योंकि एनसीईआरटी 2010-11 में 12 तक चलती थी, वापस बुक चेंज हुई, अब वापस एनसीईआरटी आई, तो कोई रीज़न रहा होगा इसका? क्यों एनसीईआरटी को प्रेफर करती है गवर्नमेंट? कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपने देखा होगा एनसीईआरटी को रेफर करते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, तो आपका ऐसा कुछ लगता है कि बीएड के उद्देश्यों के हिसाब से इनमें कुछ अंतर है एनसीईआरटी और जो बोर्ड की बुक्स चलती थी उनमें? इन बुक्स में यही है कि सूचनाएं और जो डेटाज है वो एकदम अच्छे दिख रहे हैं। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, उनमें जैसे 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसे आगे जो नॉलेज मिलना चाहिए वो मिलता है एकदम। इतनी सारी सूचनाएं एक साथ पुरानी बुक्स में डाल दी थी, 2012 के जो बुक्स में थी उसमें सारे सन वगैरह इस लेसन से इस लेसन में कोई कनेक्टिंग नहीं है। और फिर 9th में जो लेसन आ रहा है उसमें बहुत सारी डेटाज, बहुत सारी सूचनाएं सब एक साथ है, तो बच्चों को पढ़ने में सरल नहीं लगता था और अब आसानी से समझ में आ जाता है, बच्चों के बौद्धिकता के हिसाब से है। अच्छा, अपन है ना सिखाने की 2 मेथड होते हैं, 2 पद्धति होती है, पर आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो आपके हिसाब से एनसीईआरटी बुक्स आगमनात्मक को फॉलो करती है निगमनात्मक को? आप जानते हैं आगमन? जी मैम, बीएड में पढ़ा था मैंने। उदाहरण के पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। ये कौन सी विधि है? आगमनात्मक तो है। एनसीईआरटी किस पे बेस्ड है? पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर हाँ आगमनात्मक है। तो आपके हिसाब से सही है आगमन से समझा? सही है। चलिए, आपने पॉलिटिकल साइंस का पे किया तो 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कर लिए। जी। प्लेटो का साम्यवाद पढ़ा है? प्लेटो का साम्यवाद पढ़ा। क्या है इसमें? समाज में सभी समानता पे बल दिया गया है। इसमें पत्नियों का, परिवार का, सबका साम्यवाद पे प्लेटो ने ऐसे दिया है कि सबका साम्यवाद हो जाए। आपको सही लगता है प्लेटो का साम्यवाद? नहीं लगता है सही। अच्छा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा है आपने? हाँ, कार्ल मार्क्स। 2 बुक्स बता सकते हैं कार्ल मार्क्स की? चलिए, तो उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, हाँ, क्या सिद्धांत है उसमें प्रॉपर तो नहीं, थोड़ा बहुत बता पाऊंगी। चलिए, मार्क्स का कोई भी एक सिद्धांत आप मुझे बता दीजिए। कार्ल मार्क्स ने, सॉरी मैडम याद नहीं आ रहा। अच्छा, इंडियन थिंकर्स पढ़े हैं आप? हाँ पढ़े। तो कौन सा थिंकर्स आपको सबसे बेस्ट लगता है, क्यों? कौटिल्य याद है, पढ़े तो सभी थे पर अभी थोड़ा बहुत कौटिल्य के बारे में बता सकती हूँ। हाँ, बताइए। हमारे कौटिल्य ने विजिगीषु राजा का राज्य सिद्धांत, सप्ताह सिद्धांत, सारे सिद्धांत दिए थे और वो आज भी देखे जाते हैं कि, सॉरी मैडम। विजिगीषु शब्द आपने यूज़ किया जी। है, ये कौन से सिद्धांत का आपने कौटिल्य के? सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत। राज्य जो होता है उसे विजिगीषु कहा जाता है। सुमन जी, आजकल जहाँ पर महिलाएं जॉब में हैं और हस्बैंड दोनों ही जॉब में हैं, तो बच्चे जनरली सफ़र करते हैं। माँ की भूमिका भाई जी तो नहीं निभा सकती। जी सर। तो आपकी दृष्टि में क्या ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, अथवा आप उसको किस दृष्टि में से देखोगे? जी सर, जहाँ दोनों जॉब में है तो बच्चों को समय तो दे ही बहुत कम दे पाते हैं। ठीक है। और जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ तो दादाजी और दादी जी समय दे देते परिवार है, हस्बैंड वाइफ है,
दोनों ही जॉब में है, दोनों प्रशासनिक सेवा में, दोनों बन गए SDM, दोनों रात को 8 बजे आते हैं, तो फिर उन बच्चों का भविष्य है, उन बच्चों का क्या गुनाह था कि उनको अपने माँ बाप का जो समय वो भाई जी के भरोसे, ट्यूशन के भरोसे है, पूरे दिन दूसरा खाना बना के, उनको ऐसे में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए कि उन बच्चों का भविष्य खराब है? सर बच्चों को तो टाइम देना चाहिए। नहीं, कैसे दे पाते? दोनों SDM बन गए और दोनों ऐसे हेडक्वार्टर पर लग गए कि समय ही नहीं, 8-8 बजे रात को आ रहे हैं बच्चे, पूरे दिन इंतजार खिड़की से करते रहते हैं कब मम्मी आएगी। तो उन बच्चों का फिर भविष्य के क्या, आप अध्यात्म में आपने प्रारंभ में कहा मेरी आध्यात्मिक रुचि है, तो क्या उन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है? सर बच्चों की तरफ से सोचती हूँ तो गलत लगता है कि बच्चों को समय देना दोनों में से एक को ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना हो तो बच्चों को दोनों में से एक को बच्चों को समय देना चाहिए। नहीं, दोनों ऐसी जॉब में, दोनों SDM बन गए, भगवान से प्रार्थना कर ली गलत कि दोनों SDM बन जाए, दोनों बन गए। अब तो सर बच्चे सफ़र कर रहे हैं। सफ़र कर रहे हैं तो क्या उपाय है ऐसे में? क्या किसी को नौकरी छोड़ देनी चाहिए या फिर बच्चे वो जैसा हो? अब बताएं। अगर बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो दोनों में से एक को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, या फिर ऐसे टाइम भी- मैनेजमेंट इस तरह से करे कि नहीं, वो आपके साथ कंडीशन है कि रात को 8 बजे से पहले नहीं आ सकते, करनी है तो रात को 8 बजे आना ही पड़ेगा, 8 बजे ही छुट्टी मिलेगी, 2 ही कंडीशन। अब बताएं। या तो वो अपने परिवार में से किसी को रखे पास में, और अगर है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। जी सर, तो आपके सामने मैं है। सोचती हूँ कि दोनों में से एक को छोड़ना चाहिए। कौन छोड़ेगा? पुरुष कहेगा कि और महिला कहेगी? बताइए। सर महिला माँ है तो वो सोचेगी कि मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो वही छोड़ेगी। वही छोड़ेगी। आपकी दृष्टि में उसको छोड़ना चाहिए। चाहिए नहीं सर, वो ज़्यादा नज़दीक होती है इसलिए छोड़ती है। ठीक, अच्छा, चलो दूसरी बात आप बताइए कि आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, तो आपके ऑफिस में सारे लोग नास्तिक हैं, तो आप उनको अगर आध्यात्मिक बात करेंगे तो वो ये बात कहेंगे कि ये तो सांप्रदायिक है, धर्म है, हमारी व्यवस्था तो धर्मनिरपेक्ष है। तो आप उन नास्तिक लोगों को आस्तिक बनाने के लिए ऐसे क्या उपाय करोगे कि उनको ये भी न लगे कि ये कि विशेष धर्म से जोड़ना चाहते हैं, किसी पद्धति से जोड़ना चाहते हैं? ऐसे 4 उपाय बताइए। सर पहले तो वो नास्तिक है तो ये उनका पर्सनल है विषय कि वो नास्तिक है, और आस्तिक व्यक्ति अपना पर्सनल व्यू रखता है कि भाई वो किसी को बना नहीं सकता है। बनाया नहीं सकता। आप ये समझते हो कि आस्तिक और नास्तिक में से कौन प्रसन्न रहता है? ये बताइए। दोनों अपनी जगह प्रसन्न रहते हैं सर, वो उनका खुद का है कि भाई वो नास्तिक रह के प्रसन्न है, और वो उनका आप खुद अपने का। बच्चे को आप क्या चाहोगे कि वो आस्तिक बने या नास्तिक बने? सर मैं तो अपने बच्चों को आस्तिक ही बनाना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद हूँ आस्तिक। तो इसलिए हमारा प्रश्न ये है कि आप जब अपने बच्चे को चाहते हो तो उनका पर्सनल व्यू है वो नास्तिक है, लेकिन आप चाहते हो कि इनका भी उस अदृश्य शक्ति के प्रति झुकाव हो ताकि इनके अंदर संवेदना बढ़े। जी सर। उनको संवेदनशील बनाने के लिए आप 4 क्या उपाय करोगे जिसका संबंध अध्यात्म से हो? आपके अनुभव का अध्यात्म उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता? जी सर, विद्यालय को देख के कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे प्रार्थना है और गायत्री मंत्र वगैरह है, या फिर कुछ सूर्य नमस्कार है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं वो करवाने पे थोड़ी आस्था पैदा हो सकती है, शायद मैं ऐसा सोचती हूँ। तो वो कोई धर्म से रिलेटेड नहीं हो सकती है। अंतिम प्रश्न है आपका। आप अध्यात्म में कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, कौन सा ग्रंथ जिसको आप अपना मार्गदर्शन समझते हैं? सर मैंने 2002-03 के आसपास रामायण पढ़ी थी। रामायण वाल्मीकि जी की पढ़ी? तुलसीदास तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी? जी सर। जी। कितने कांड है उसमें? 7 कांड है सर। क्रम से बोलो। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड और उत्तरकांड। एकादा कांड गया था?
शायद मिस हो गया होगा। एक चौपाई बोल दो, कोई भी जो मानस के आपको प्रिय चौपाई। सिया राम मैं सब जुग जाने करूँ प्रणाम मैं जोर जुग। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, टीचर भी हैं और धर्म और राजनीति की बात भी कर ली। जी सर। आप बताएंगे कि जब हम स्कूल की भी बात करें, प्रार्थना की, गायत्री मंत्र की, सूर्य नमस्कार की, तो जबकि दूसरी तरफ हम हर जो बुक हैं उसके पीछे की तरफ हमारा जो है प्रस्तावना लिखी हुई है, उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि हमारा राज्य जो है वो पंथ निरपेक्ष होगा। और आपकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है कि आपकी स्कूल उन पंथ निरपेक्ष वाली हमारी उद्देशिका जो है उसको फॉलो कर रही है। मुझे लग रहा है कि आप सांप्रदायिकता की ओर जा रहे हैं। सर पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के विरोधी हो जाओ या किसी धर्म को न मानो। सभी धर्म को मानते हुए पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है कि सभी अपना अपना धर्म अपनाएं। पंथ निरपेक्षता और जो उसकी परिभाषा दे रहे हैं जी सर। वो उसके अनुसार नहीं आ रही है। आपने कहा सभी धर्मों को मानना, ये हुई सकारात्मक बात। जी सर। जबकि पंथ निरपेक्ष में हम कहते हैं कि किसी के धर्म को ना मानना। क्या सही हूँ मैं? सभी धर्मों को समान संरक्षण देना, न मानना ये सही नहीं है। सभी धर्मों को समान संरक्षण देना। प्रार्थना कौन से धर्म का हिस्सा है? प्रार्थना सर किसी धर्म का हिस्सा नहीं मानती मैं। प्रार्थना है, वो हिंदू अपने हिसाब से कर सकता है, मुस्लिम अपने हिसाब से कर सकता है। हमारे यहाँ प्रार्थना में सरस्वती जी की विद्या की देवी मानकर आराधना की जा सकती है, तो उसे पंथ निरपेक्षता नहीं कहा जा सकता सर। पंथ और धर्म में अंतर क्या है? सर धर्म किसी के आस्था का विषय है और पंथ एक मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। दोनों एक ही बात बताइए आप। शायद सर ये। ठीक है। एक आप भीलवाड़ा से हैं? जी सर। भीलवाड़ा में अभी एसडीएम कौन है? ओम प्रभा, श्रीमती ओम प्रभा। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माइक